नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मित्रों, आज हमारे कार्यक्रम में जो शख्सियत आपसे बातचीत करने के लिए यहां पधारेंगी या पधार चुकी हैं, एक छोटे से गांव, मऊ के छोटे से गांव पहाड़ीपुर गांव से निकलकर उसकी प्राइमरी 1.5 कमरे की प्राइमरी पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे शहर में जाकर छात्रवृत्ति पर पढ़ने के पश्चात सामान्य बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक है, लेकिन जो बाद में अपनी मेधा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर IIT जाते हैं, 22 वर्ष की अवस्था में देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा IAS जो है उसको उत्तीर्ण करते हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं। स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का। बहुत स्वागत सर, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अवाम की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश जी, पहले सेशन में हम आपसे मुखातिब हैं, हम आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ संघर्ष रहा या सामान्य बचपन रहा? देखिए, संघर्ष के बगैर तो कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। तो पैदा तो हुआ, मैं एक बहुत छोटा सा गांव है पहाड़ीपुर, मुश्किल से 200-250 की आबादी है। और वहाँ पे जब हम शुरुआत पढ़ाई करना चालू तो मेरे घर से मुश्किल से 150-200 गज की दूरी पे प्राइमरी स्कूल है जी। और वहाँ पे हम लोगों ने पेड़ों के नीचे पढ़ाई चालू की। आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे, ऐसे हमारी पढ़ाई होती थी। केवल एक कमरा, खपड़ेले वाला कमरा होता था और आधा कमरे का बरामदा हुआ करता था। लेकिन वहाँ से फिर भगवान की कृपा थी, वहाँ के बाद में गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज पहुँचा जी। गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है जी। लेकिन हमारे पिताजी ने पढ़ने का एक बहुत शौक हमारे अंदर पैदा किया। मैं अपने पिताजी को बहुत श्रेय दूंगा, क्योंकि वो ब्लॉक में बाबू हुआ करते थे और उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, तमाम सारी किताबें रसिया से फ्री में आती थी। अच्छा। तो ऐसी जो फ्री वाली किताबें होती थी हमारे घर में लाते थे और मैं खूब पढ़ा करता था जी। मैंने चाहे भारत का भूगोल हो, भारत के इतिहास हो, गणित, तो बहुत चीज़ें पढ़ा करता था मैं। प्लस बड़ी सारी जीवनियाँ मेरे पिताजी लाया करते थे, वो भी मैं बहुत पढ़ा करता था। आपको आश्चर्य होगा कि इस छोटी उम्र में मैंने अपने घर पे एक पुस्तकालय बनाया था। अच्छा जी। हमारी अम्मा जो है, मैंने पिताजी की जो बड़े भाई थे, उनकी पत्नी, उनका नाम था सरस्वती मिश्रा। अच्छा। वो नहीं रही, हमने देखा नहीं उनको, हमारे पैदा होने के पहले ही मर चुकी थी। तो उनके नाम पे मैंने सरस्वती पुस्तकालय बनाया था और अपने घर में हमारे पास इतनी किताबें थी, अपने गाँव वालों को मैं वो पुस्तकालय वहाँ से पुस्तकें दिया करता था और बाकायदे रजिस्टर में चढ़ा के फिर वापस पुस्तकें लिया करता था, ताकि ये एक अच्छा चीज़ बने, एक पढ़ने का अच्छा मौका था। उसके बाद एक मुलाकात हुई हमारे पिताजी की, अगेन मैं समझता हूँ ईश्वर प्रदत्त ये व्यवस्था होती है जी। वो आ रहे थे बलिया में, उसमें वो प्लानिंग ऑफिस के बड़े बाबू थे, वहाँ से वो आ रहे थे, रास्ते में बस में उनके बगल में एक बच्चा बैठा था, बड़ा सुंदर अच्छा से कपड़े उपड़े पहना हुआ था। पिताजी ने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? उसने बताया बिरला विद्या मंदिर, नैनीताल में। अच्छा। तो पूछा पिताजी ने कि भाई आप नैनीताल में कैसे पढ़ने गए? तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? बोला प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर नैनीताल, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। उसके पहले तो मैं एक बार बनारस गया, तो भी हमारे एक चाचा रहते थे, कोई फंक्शन था तो 2-3 दिन के लिए बनारस गए थे। तो फिर पूछे तुम्हारा बड़ा बाग बगीचा, खेत बाड़ी बहुत सारा होगा? तो बोला नहीं, कुछ 2-2.5 बीघा जमीन है हमारे पास। तो पढ़ाता कौन है तुमको? तो बोला सरकार पढ़ाती है। अच्छा। तो पिताजी को थोड़ा उनमें एक उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा कैसे सरकार पढ़ाती है? तो उसने सारा बताया कि एक भारत सरकार की एक योजना है जिसमें पहले प्रदेश स्तर पे एक परीक्षा होती है, जिसमें गणित और हिंदी 2 विषय की परीक्षा होती है। उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका फिर देश लेवल पे एक पूरा कंपटीशन होता है, जिसमें हिंदी भी है, गणित भी है, जनरल नॉलेज यानी आपका सामान्य ज्ञान भी है, एक जनरल एबिलिटी जो आपका जो है तमाम सारे अंक के बारे में या तमाम पैटर्न्स वगैरह के बारे में जनरल एबिलिटी, और इंटरव्यू, ये 5 चीज़ का परीक्षा होता है। तो पिताजी जब उसके बाद आए, घर आए, मैं तो उनका बड़ा बेटा,
आते थे तो मुझसे तो सामान्य तौर पे मुझसे गणित के प्रश्न किया करते थे। पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं थे मेरे पिताजी, लेकिन मुझसे गणित के प्रश्न पूछते थे, हिंदी पूछते थे, क्या क्या मैंने पढ़ा है, मुझसे बड़ा काफ़ी संवाद हुआ करता था उनका। इस बार आए तो जब वो सोने के लिए जब मैं उनके पास गया तो फिर चालू किया कि तुम क्या, मैं तुम्हें बाहर भेजूँ पढ़ने, जाओगे? मैंने कहा बिल्कुल जाऊँगा। मेरे लिए तो बड़ा एक रोमांच बहुत लगा कि भाई मैं बाहर पढ़ने जा सकता हूँ, जी। कहाँ गांव में पढ़ता हूँ। तो बोले तुमको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इम्तहान देना पड़ेगा। मैं दे दूंगा। तो मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा मैं पढ़ाई 2-4 क्लास आगे की मैं सब कुछ चीज़ किया करता था। तो उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाया, तो बलिया में मैंने इम्तहान दिया, पहले स्टेट लेवल का, और पूरे प्रदेश में मेरा पहला स्थान आया। अच्छा जी। उसके बाद वो दूसरा इम्तहान इलाहाबाद में मेरे चाचा के बड़े लड़के पढ़ा करते थे, तो हम लोग गए, इलाहाबाद गए, उनके कमरे में ही हम लोग ज़मीन पे सो कर के इम्तहान दिए, और फिर मेरे देश में मेरा 5वां स्थान आ गया। अच्छा अच्छा। और ये केवल इस नाते था कि जो पिताजी एक शौक बचपन में उन्होंने हमारे अंदर पढ़ाई का, प्लस हमारे जो गाँव के हमारे प्राइमरी स्कूल के हमारे हेडमास्टर थे, मिस्री मास्टर, बहुत मैं उनको सम्मान देता हूँ। अब तो नहीं है वो, पिताजी भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो भी हम लोगों ने इतने संस्कार डाले थे, मिस्री मास्टर जी इतना संस्कार डाले थे, तो उसका नतीजा था कि ये भगवान की कृपा थी। जिससे फिर आप रांची चले गए? फिर उसी समय रांची चला गया। तो लेकिन उस बीच में जब इम्तहान देने के लिए बलिया पिताजी बुलाए, तो बलिया में भी उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। तो लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज में, वहाँ मैं कुछ 6-7 महीने पढ़ाऊँगा। फिर मैं अभी आप 50 वर्षों के बाद वापस उस स्कूल में गए और भावुक भी हुए थे कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा अगर मुख्य सचिव बन सकता है तो यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है कि वो आगे बढ़ सकता है। तो आप जब पढ़ने में इतने तेज थे तो क्लास के जो बच्चे आपसे ईर्ष्या भी करते होंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ऐसे नहीं, लेकिन मेरा अप्रोच सारे लोगों के साथ सामान्य तौर पे ये रहा कि सबके साथ में बड़ा उनकी सहायता करता था, बड़ा दोस्ती करता था, लोगों के काम कराता था, चाहे वो आईआईटी में भी रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर आईआईटी कैसे गए? जब मैं आईआईटी, जब उसके बाद वही विकास विद्यालय रांची से फिर कंपटीशन दिया और उसके थ्रू आईआईटी सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो मैं आईआईटी गया, इनफैक्ट मेरा इंग्लैंड भी हो गया था जाने के लिए स्कूल से, लेकिन मैं वहाँ न जाकर के आईआईटी कानपुर में पढ़ाई किया। और जहाँ भी रहा मैं सामान्य तौर पे लोगों के साथ बहुत मिल करके उनकी मदद करते हुए, तो इसलिए कोई ऐसा मुझे आभास नहीं हुआ। ऐसे कुछ 2-4 घटनाएं हुई हैं जी, जो मैं अगर कभी शेयर करूं तो लगता है कई लोग कोई चीज़ चोरी कर लिया, कुछ कर, बट वो सब बालपन होता है, बचपन की बात है। मित्रों, आवाम की आवाज़ में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। बहुत दिलचस्प जीवन है उनका और मैंने भी ठीक से रिसर्च की है। आज की बातचीत में आपको बहुत आनंद आने वाला है। आपको बता दूं कि आईआईटी कानपुर में आपको 5 गोल्ड मेडल मिले थे और आपके आईआईटी कानपुर के रिकॉर्ड्स अभी तक वो रिकॉर्ड्स कायम हैं। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। 5 गोल्ड मेडल नहीं, लेकिन हाँ ये कि आईआईटी कानपुर में, अब मैं गांव से गया था, सोचिए कि जब मैं पहले बार विकास विद्यालय पहुंचा, मुझे अंग्रेजी ही गोज सी गोज के अलावा कुछ आता नहीं था। तो ये जो सरकार की योजना इतनी बढ़िया योजना थी, अब तो स्कीम ये बाद में बंद हो गई जब ये एक नई स्कीम भारत सरकार ने चालू की जी, नवोदय विद्यालय वाला। उसके पहले एक तरह से सरकार के बच्चे हो गए, मैंने हमारे पढ़ने लिखने का, खाने पीने का, कपड़े का, कहीं टूर करने का, पॉकेट मनी, सब कुछ सरकार का। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे पिताजी जब छोड़ने आते थे तो वो भी जो है उनके आने जाने का खर्च सरकार वहन करती थी। अरे वाह, इतनी बढ़िया योजना हुआ करती थी, क्योंकि उसमें यह था कि 500 रुपये से कम इनकम के बच्चे, जो परिवार के जो बच्चे, वही उसमें जा सकते थे। अब आईआईटी पहुंचा, आईआईटी में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन थोड़ा मेरे फादर ने भी सपोर्ट किया कि वो स्कॉलरशिप उतनी पर्याप्त नहीं थी, फीस मेरी माफ़ थी, अलग से मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन मेरिट कम मीन्स, लेकिन उससे पिताजी सपोर्ट करते थे। कितने गोल्ड मेडल मिले थे आपको? अब आईआईटी में एक चैलेंज था कि हम सब अच्छा से करेंगे। वो मैंने कि पिताजी के संस्कार, मिस्री मास्टर जी के संस्कार थे। मुझे एक तो अपने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया मेरी सीपीआई 10.0 थी। 100% सीपीआई मैं पूरा पास आउट किया। पूरे बैच में मैं टॉप किया 10.0 सीपीआई के साथ। अपने बैच का मैं बेस्ट ऑलराउंडर था। अच्छा। अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था मेरा, और मेरे साथ एक श्रीकांत श्रीवास्तव, वो जिंदगी में नहीं है, वो उनके साथ मिलकर के बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था, और एक में डिग्री। तो 5 बार जब मैं गया तो पूरा हॉल खड़ा होकर के तालियां बजा रहा था। कोई बच्चा नॉर्मली 1 बार 2 बार जाता था। पिताजी आए थे? मेरे पिताजी माताजी दोनों रो रहे थे, मैं उनको देखा और इतने प्रसन्न थे। मेरी माँ तो अनपढ़ थी, मेरी माँ तो मैंने दस्तखत भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, आईआईटी से जब आप पास आउट हो गए तो आप एक ज़िंदगी के दोराहे पर ज़रूर खड़े हुए कि आप देश में ही रहें या आप विदेश चले जाएं। विदेश में जाकर आप अच्छी नौकरी कर सकते थे, तो आपके एक प्रोफेसर थे जिनसे आपने राय ली थी,
उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें कि आप विदेश क्यों नहीं गए? वहां तो आप देखिए, ये इस समय IIT आपके अपने बड़े बड़े टापू हो सकते थे, अपना हेलीकॉप्टर हो सकता था। इस समय अगर इतना समय आप वहां गुजार लेते। देखिए, IIT में एक, जब हम लोग 4th ईयर में आते हैं तो सारे बच्चों में चालू हो जाता था। हमारे ज़माने में आप सोच सकते हैं कि मेरे बैच में कुछ 52 लड़के थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 44 अमेरिका चले गए थे तुरंत, 4 बाद में गए। मैंने इतना ज़्यादा एक्सोडस था अमेरिका के लिए, और मैं तो पढ़ने बहुत अच्छा था, सारे प्रोफेसर्स मुझे बहुत प्यार देते थे। तो बड़ा एक कन्फ्यूजन था, हम करें तो क्या करें। तो मैं और हमारे एक सहपाठी थे जो बाद में भारत सरकार में राजस्व सचिव के तौर पे सेवानिवृत्त हुए, अजय भूषण पांडे जी। तो हम दोनों लोग तमाम सारे प्रोफेसर्स के पास गए पूछने के लिए कि हम क्या करें, बड़ा कन्फ्यूज्ड है कि मुझे यहाँ के बाद IIM में जाना चाहिए, कोई जॉब लेना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए। तो अगर अमेरिका जाना तो मुझे GRE और TOEFL देना है जी। तो सामान्य तौर पे हर कोई ये कहता था तुम अमेरिका जाओ, उससे बेहतर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, संभव मन के अंदर जो है कुछ लगता था कि आप खाना तो खाए लेकिन आनंद संतुष्टि नहीं आती थी, अच्छा नहीं लगता था, ये उत्तर से अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब कोई यही बोलता था। प्रोफेसर राजा रमन, जिनका मैं अभी भी जब कभी बेंगलोर जाता हूँ, मैं प्रोफेसर राजा रमन का और आंटी का मैं ज़रूर आशीर्वाद देने जाता हूँ। अभी भी मैं गया था जब GIS के लिए हाँ, वो देखा बेंगलोर, हमने। तो उनका मैंने जाके चरण स्पर्श किया, उनके साथ आशीर्वाद दिया। समय क्या दिया कहा उन्होंने आपसे? वो अपने बच्चे के जैसे मुझे मानते हैं जी। तो मैं उनके पास गया, जब उनके पास हम दोनों, मैं और अजय, जब हम दोनों लोग गए तो उनसे जब सेम प्रश्न पूछा तो उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो ज़िंदगी में। तो मैंने कहा सर, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए भी करना, क्योंकि मैं परिवार का सबसे बड़ा था। मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा परिवार भी हमारे साथ आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा देखो, सामान्य तौर पे तुमको हर कोई कहेगा अमेरिका जाओगे तुम पढ़ने लिखने बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं कहूँगा अमेरिका मत जाओ, क्योंकि तुम अमेरिका जाओगे तो वहाँ जा कर के तुम्हें अच्छा लगेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा, इतना बड़े बैकग्राउंड। तो वैसे आजकल हिंदुस्तान इतना बेहतर हो गया पिछले 9 साल में, लेकिन उस ज़माने में अमेरिका बहुत आगे था। जी। तो अगर तुम वहाँ जाओगे तुम्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, फिर तुम्हें जॉब वहीं ले लोगे, जब जॉब लोगे तो उसमें भी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रीडम काम करने में, इतना कुछ अचीव करने के लिए। और क्या मालूम तुम वहाँ डिफेंस में काम करो और तुम ऐसा काम करो जिससे लेके हमारे देश के खिलाफ वही डिफेंस का चीज़ उपयोग किया जाए। तो बोले कि उससे भी फिर बाद में तुम्हारी शादी ब्याह होगी, चाहे तुम वहाँ करो चाहे हिंदुस्तान में करो, तो तुम्हारी पत्नी को आने का मन नहीं करेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चों को मन नहीं करेगा। तो उन्होंने एक नया शब्द दिया, का N+1 सिंड्रोम। N+1 सिंड्रोम। बोला कि हमेशा तुम्हारा मन करेगा कि अगले साल हम वापस लौटे, फिर अगले साल वापस लौटे, क्योंकि आने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल। और तुम कभी नहीं आ पाओगे, तुम अपने परिवार को शायद पैसा रुपया तो दे दो, लेकिन परिवार का भला कभी नहीं कर पाओगे, और देश का तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक बात। मैंने तुम एक बार यहाँ से चले गए तो तुम अपने देश के प्रति तुम जो सोच रहे हो कि देश के लिए कुछ करें, क्योंकि मेरे मन में हमेशा था कि देश ने हमको इतना कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गांव ने हमें इतना दिया, देश ने हमको पढ़ाया लिखाया, मैं उसका बच्चा हूँ, बिल्कुल। और उस बच्चे को हम अपने देश के प्रति कैसे करेंगे, कैसे। तो उन्होंने कहा तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो बेहतर होगा तुम यहीं रह करके कुछ करो। तो फिर हमने पूछा कि क्या करें, तो उनका सुझाव था कि तुम अगर IAS का इम्तहान दो, यहाँ से तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुमको तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते तो हैं। आप 22 साल की अवस्था में है, 22 मतलब दर्शकों तो आपको फिर जानकर हमने ताज्जुब बस, होगा कि 22 वर्ष की अवस्था में आप IAS बन गए थे। तो और फिर वही दूसरी सिविल सर्विसेज का मैंने इम्तहान दिया, पहले अटेम्प्ट में ही। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के पहले मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में नॉर्मली बच्चे एक इम्तहान देते हैं, जी। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी दिया, दो अलग अलग इम्तहान होता, ताकि मुझे 4 पेपर उसके, 4 पेपर इसके, 8 पेपर, और 2 मैंने इंग्लिश और जनरल, उसके जनरल नॉलेज के, यानी हमारे 10 पेपर हो जाए, और 2 इंटरव्यू मुझे देने पड़े। तो ये इस इम्तहान हमारा पहले होता था, और उसके बाद IAS का इम्तहान होता था। इसका मैंने अगस्त में होता था, तो उसका जो अक्टूबर नवंबर में होता था, तो इस इंटरव्यू उसका पहले होता था, इंटरव्यू उसका बाद में होता था। तो वो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे दिया कि चलो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने पढ़ने का, और IAS का इम्तहान मेन होगा। और रिजल्ट जब आया तो पता चला कि हमारा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरी पहली स्थान था पूरे देश में, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पूरे देश में मेरा दूसरा स्थान था, और IAS में मेरा 19वां स्थान। ये सन 82-83 की बात। 1984 में, 1983 में मैं बीटेक पूरा किया, 1984 में मैं सिलेक्शन हो गया।
फिर मैं IAS ज्वाइन कर लिया। जी, अवाम की आवाज में आज मित्रों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। सेशन 1 यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ यात्रा करिए और चलिए सेशन 2 की ओर। हमारे साथ है अवाम की आवाज में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने बहुत कार्य किया। सन 84 बैच के आप IAS अधिकारी हैं। बहुत वर्ष हो गए आपको सेवा करते। भारत सरकार में आपने बहुत काम किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बहुत प्रचलित प्रोजेक्ट है, जो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसकी नींव आपने रखी थी, मुझे पता लगा। तो कुछ उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नींव तो नहीं रखी थी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी पब्लिक सर्विस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने की बात है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि जिसमें हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार का वो व्यक्तित्व जो कि पूरे दुनिया में, दुनिया के पटल में हमारे देश को इतना आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी उस सोच के साथ जो उन्होंने जो परिवर्तन की लहर 2014 से शुरू की, उसमें उनकी एक सोच थी कि कैसे हम जितने सारे भारत सरकार के दफ्तर हैं वो फैले हुए, बिखरे हुए, जगह को तमाम सारे किराए के भवनों में पूरे दिल्ली भर में भरे हुए। अब उसको लेकर के लोगों को जो है आने जाने में सड़क पे कंजेशन होता है, पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता विभागों में, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और हमने पता किया तो अलग से लगभग, तब मैंने अंदाज किया था कि करीब 1000 करोड़, लेकिन करीब 1500 करोड़ से ज्यादा के तो किराया सरकार देती है। अच्छा, मासिक किराया? सालाना किराया 1500 करोड़। सोचिए कि जो प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि हम कैसे सबको एक साथ इकट्ठा करें, ये बात उन्होंने 2014 में कही थी। मैं विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था जी। तो जो हमारे विभाग में जो कार्रवाई होती थी, सोचते सोचते देखते देखते मेरे दिमाग में प्रश्न बनता रहा। लेकिन जब मैं भारत सरकार का सचिव बना 2017 में, तो फिर मुझे इसका सोल्यूशन अपने आप नजर आ गया, सारा क्योंकि, और सोल्यूशन नजर आया कि देखिए आज जो संसद बन रही है, हमारे नई संसद बन रही है, उसी संसद भवन के बगल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब ये बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, उनका इतना आशीर्वाद और इतना उनकी जो है मतलब जो सोच है, मैं तो उनको सलाम करता हूँ इस बात के लिए कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं। अच्छा, कि तो ऐसी संसद जो कि हमारे देश की संसद, हमारे देश के द्वारा देश के लिए बिल्कुल पीपल्स, जिस दिन संसद वो खुलेगी आपको नजर आएगा किस प्रकार चीज होगा। ये सारे के सारे दफ्तर जो है, पूरे सारे दफ्तर सारे एक साथ जब इकट्ठा हो जाएंगे, आप सोचिए कि ये जो पूरा 2027 तक का प्लान है, जिस दिन बन जाएंगे, अब इतना कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाएगा, लोग आप आएंगे और लोगों को तकलीफ नहीं होगी कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और ये जो फालतू का जो 1500 करोड़ रुपए जो किराए के लग रहे हैं, उससे ज्यादा लग रहे हैं, वो सारा बचेगा। जितना हम इसमें खर्च कर रहे हैं बनाने में, उतना हमको कुछ ही वर्षों में वापस हो जाएगा। वहाँ पे जो इतना सेंट्रल विस्टा पे हटमेंट पड़े थे, आपने हटमेंट्स भी हटमेंट जो है, जो देख करके आश्चर्य होता था। दुनिया में किसी सेंट्रल विस्टा पे जाओ, अस्तबल आपको दिखेगा नहीं। ये तो जिसमें अंग्रेज जो वायसराय जब सब बनना चालू हुआ, वहाँ पे हमारे जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वो वायसराय का जो आज की डेट में राष्ट्रपति भवन सब बनना चालू हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए जो ये मिलिट्री बुला कर रखी गई थी, और उसी को वहाँ पे उन्होंने हटमेंट के तौर पे बना दिया। ऐसा तो कहीं होता नहीं। तो मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उस निर्देशन में, उस आशीर्वाद से, कि अफ्रीका एवेन्यू पे और आपके जो है कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर 2 ऐसे बिल्कुल मॉडर्न ऑफिस मिलिट्री के लिए, आज वो भी बहुत खुश होंगे, मिलिट्री के लोग खुश होंगे। और ये पूरे प्लान करने के लिए कि जैसे कि हमारा एक एक्सिक्यूटिव इनक्लेव, जिसमें प्रधानमंत्री जी का आवास हो, प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यालय हो, NSA का कार्यालय हो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो, इंडिया हाउस, इस तरह का पूरा एक एक्सिक्यूटिव इनक्लेव, पूरा एक लेजिस्लेटिव इनक्लेव जिसमें हमारा पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंटेरियंस के लिए उनके चैम्बर्स हो। पहले बार किसी ने सोचा हमारे देश में। इनफैक्ट जब पार्लियामेंट बनेगी आपको इतनी सारे, वो सब माननीय प्रधानमंत्री की सोच है। मैं तो एक सिपाही के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करने में लगा। जब आप उत्तर प्रदेश की ओर आए, तो ये बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इस प्रदेश की अपनी अलग चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां आपको दिखाई पड़ी? देखिए, हमारे प्रदेश की चुनौतियां तो सबसे बड़ा देश है कि हमारा इतना बड़ा, आप एक तरह से इसको चुनौती भी ले सकते हैं, इसको ले अवसर भी मान सकते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा प्रदेश। अगर आप देखें तो दुनिया में अगर 5वां नंबर होगा अगर आबादी की दृष्टि से, तो 5वां देश माना जाएगा। इतना बड़ा व्यापक, करीब 24 से 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है।
लेकिन भगवान ने इसे भरपूर दिया है। इसमें इतना ज़्यादा जल का अपार हुआ है, इतनी उर्वरा जमीन हमारे पास है, इतनी सारी सांस्कृतिक विरासत। भगवान राम ने पैदा हुआ तो भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए तो यहीं पैदा हुए, भगवान बुद्ध पैदा हुए तो यहीं पैदा हुए। कई सारे हमारे जैन धर्म के जो हमारे 24 तीर्थंकर, उनमें से कई सारे हमारे प्रदेश में पैदा हुए। और उनको मतलब एक ऐसी जमीन जो कि भगवान कृष्ण की लीला का सारा ब्रज का क्षेत्र जो है, आप ऐसा एक भगवान शिव, बिल्कुल उनका जो काशी, बिल्कुल जो सबसे पुरानी प्राचीन धर्म, तो एक तरफ हमारे तरफ चुनौती है, दूसरी तरफ हमारे इतना बड़ा अवसर है, लेकिन इस अवसर का लाभ नहीं मिल रहा था। काफ़ी सालों से उत्तर प्रदेश देश में काफ़ी पीछे का हो रहा था। लेकिन ये तो धन्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और मैं भारत सरकार में सचिव के तौर पर देख रहा था, उत्तर प्रदेश में काम कराना इतना मुश्किल काम था हमारे लिए। वहाँ से जो सचिव हम चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, एनयूआरएल, तमाम सारे स्मार्ट सिटी, कुछ होता ही नहीं था यहाँ, बड़ा मुश्किल से काम चीज़ हुआ करता था। लेकिन 2017 के बाद जिस प्रकार की परिवर्तन की लहर आई, एक अमूल चूल परिवर्तन, एक ऐसा जिस प्रकार से जो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, लोगों को एक तो अब महसूस होना चालू हो गया, लेकिन ये इसका आगे आने वाले समय में बिल्कुल एक नया उत्तर प्रदेश होकर निकलेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक अब कल्पना की है कि हम 2047 तक देश को विकसित करेंगे, उत्तर प्रदेश उनके कदम से कदम मिला करके, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक उर्वरा और जो उनकी जो सोच है, उस सोच से उत्तर प्रदेश भी उस विकसित देश में विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट हुई लखनऊ में अभी हाल में, बल्कि आज ही मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयूज भी साइन हुए हैं, बहुत काम हो रहा है, तो ये धरातल पर अगले 2-3 वर्षों में दिखना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, आपको ऑलरेडी जो पीछे हमारे जो यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसको लेकर के बहुत सारे उद्योग उत्तर प्रदेश में आ गए, जो बिल्कुल एक प्रकार से 3-4 दशक उत्तर प्रदेश ने खो दिया। यहाँ किसी जमाने में कानपुर इतना महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, वो कानपुर ने वो जो हमारी औद्योगिक जो उसका जो ताकत थी वो खो दिया वो। लेकिन एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश में फिर से सारी वो ताकत वापस आने लगी। आज जैसे कि आज हमारे माननीय कपड़ा मंत्री जी भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी उपस्थित थे, जो राज्य मंत्री कपड़ा विभाग की हैं दर्शना जी मैडम, वो उपस्थित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज एक जो पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ज़्यादा दिन नहीं, मार्च के महीने में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंस किया कि पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत सेलेक्ट किए गए, उसमें एक हमारा लखनऊ में है। अच्छा। और ये 1000 एकड़ का पार्क कंप्लीटली टेक्सटाइल के क्षेत्र में, यूपी टेक्सटाइल में कितना आगे हुआ करता था आप सोच सकते हैं, आज भी उसका कुछ स्थान है। लेकिन ये हमारा टेक्सटाइल पार्क बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, इतना सारा उनको जो है ये हमारे जो इसका एक्सपोर्ट का होगा, तो इसमें हर चीज़ राइट फ्रॉम फाइबर से लेकर के इसको हम एक्सपोर्ट ले जाने तक सारा का सारा काम इस पीएमआर पे करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए। अच्छा जी। अच्छा, आप पूरे देश के जितने मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस हैं उनके अध्यक्ष भी आप रहे हैं और उसकी भी रूपरेखा आपने बनाई है। उत्तर प्रदेश में जो सिटी ट्रांसपोर्ट है उसकी दिशा में क्या हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है? इनफैक्ट जब मैं भारत सरकार में सचिव था तो एक सचिव के तौर पे जितनी भी सारी मेट्रो कंपनियां हैं सबका मैं अध्यक्षता करता था, साथ में उनकी पॉलिसी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो एक उनकी आगे की सोच है कैसे देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे, उसके तहत आपको आश्चर्य होगा कि जब 2014 में मुश्किल से 230-40 किलोमीटर मेट्रो चलती थी और कुछ शहरों में चलती थी, 5-1 शहरों में चलती थी। आज 20 शहर में लगभग 800 किलोमीटर पे मेट्रो चलती है और करीब 1100 किलोमीटर में मेट्रो के काम चल रहे हैं। पहले बार देश में RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2019 में उसका शिलान्यास किया था दिल्ली से लेकर मेरठ तक जी। और बहुत जल्दी उसका जो पहला 17 किलोमीटर है उसका उद्घाटन हो जाएगा। लगभग अभी थोड़े दिन पहले मैं वहाँ गया था, वो सारी व्यवस्था में देख के आया, बहुत जल्दी वो उसका उद्घाटन पहले 17 किलोमीटर हो जाएगा और 2024 के एंड तक तो 100% पूरा दिल्ली से मेरठ आप मात्र 35 मिनट में पहुँच सकते हैं। अगर आप नॉन स्टॉप जाएंगे और अब इस 15 स्टेशन रुकते जाएंगे तो 52 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से हमारी जो उत्तर प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट बने, आप सोचिए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में हमारी मेट्रो चल रही है और अभी आगरा में भी मेट्रो चलने जा रही है। बहुत जल्दी आगरा का मेट्रो का काम पहला जो वो उसका जो होगा वो शुरुआत में इस साल के अंत तक हो जाएगा।
उसी प्रकार से हमारा मेरठ में मेट्रो का काम चल रहा है। गोरखपुर में भी जो है मेट्रो लाइट का प्रोजेक्ट, वहाँ से अब एक आगे अभी भारत सरकार की स्वीकृति का हम अपेक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे पीआईबी का ऑलरेडी रिकमेंडेशन वहाँ पे हो चुका है। अच्छा, तो हमारा प्रदेश देश में वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, उसकी तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन की भी बात हो रही है, तो हम चाहेंगे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएं कि स्टेट कैपिटल रीजन क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे लाभ पहुंचाएगा निवासियों। नेशनल कैपिटल रीजन का बेसिकली सोच ये है कि एक कोऑर्डिनेटिव कोहेसिव डेवलपमेंट हो पूरे एनसीआर में। आप जानते हैं दिल्ली के आसपास हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इन तमाम सारे राज्यों में पता चला कि ऐसा डेवलपमेंट हो जाए जिसकी वजह से पूरा एक अनकोऑर्डिनेटेड लगे जी। तो उसको लेकर के एक एनसीआर बोर्ड बना है जिसको चेयर करते थे हमारे माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के जो मंत्री जी थे, वो उसको करते थे। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उसके सदस्य होते थे, वहाँ के अन्य मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, वो चीफ सेक्रेटरीज, वो भी उसके मेंबर होते थे। तो वो बोर्ड एक देखने के लिए ताकि समन्वित विकास हो, इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की कि लखनऊ और आसपास के जिले के लखनऊ और आसपास का जो डेवलपमेंट एक अनप्लान्ड तौर पे डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं कुछ बाद में जाके समस्या होती है कि इनको सड़क की पानी की दिक्कत, सफाई की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती है। उसको प्लान तरीके से हो, इसके लिए एक स्टेट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करने की बात है। अच्छा, तो वो आने वाले समय में बिल्कुल उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और इसके ऊपर कार्य चल रहा है। अच्छा, इसको लेकर के वहाँ पे और भी अन्य हमारे जो कुछ इस तरह के रीजनल जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, इस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में कार्य होगा। आप शहरी विकास मंत्रालय में लंबे समय तक रहे और आपने वहाँ बहुत बड़े बड़े काम किए, तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति है उसके विषय में हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि ये कैसे और सुधार की ओर अग्रसर है, कैसे कूड़े से बिजली बनाने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है और उसका निस्तारण करने की दिशा में हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में बहुत तेजी से, पहला 3 साल जो था एक तरह से लॉस्ट ईयर था, मैं कहूँगा कि 2014 से लेके जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू किया अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन से लेकर के 2017 तक बहुत मध्यम गति से, क्योंकि मैं तो मंत्रालय से इस कार्य को देखता था, उत्तर प्रदेश के बारे में देख के अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसी राज्य का हूँ और वहाँ पे काम कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नगण्य हो रहा है। लेकिन 2017 के बाद से जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ और अभी इसको और तेज़ी कर दी गई है, ये हमारा जो अभी स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 आया है, उसके तहत 100% सारे शहरों को हम 3 स्टार पर ले जाने के अगले 4 साल की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, कम से कम 3 स्टार, बहुत सारे शहर हमारे 5 स्टार के लेवल पे आ जाएंगे। सारे शहर को ODF प्लस तो हो ही चुका, हम ODF प्लस में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लेके आने वाले हैं। ये हम वाटर प्लस की तरफ भी हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इतना सारा पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, अमृत 2.0 के बारे में, अमृत 2.0 जो है अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम न केवल लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो हमारा यूज्ड वाटर है, यूज वाटर को कैसे ट्रीट करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में तेजी से काम चल रहा है। अवाम की आवाज़ कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को आप देखते हैं शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच। आज आपसे मुखातिब हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। मित्रों, आप हमारा पता नोट करें, अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में कोई बात, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना हो या कोई बात आप मुख्य सचिव महोदय तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर हमें आप इस पते पर चिट्ठी लिखें। प्रस्तुतकर्ता आवाम की आवाज़, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ, और हमारा ईमेल आईडी भी है, आप देख पा रहे हैं, DDUP आवाम की आवाज़ @gmail.com। अपने कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में हैं। अभी आप हाल में 2 दिन की यात्रा पर गए थे अपने गाँव की ओर, और वहाँ आपने 4-5 कार्यक्रमों में बहुत सक्रियता के साथ हिस्सा लिया, जिसमें कैंसर इंस्टीट्यूट है, एक हर घर जल है, इस प्रकार से हम चाहेंगे उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। गाँव से मैं बिल्कुल जुड़ा हूँ, गाँव में पैदा हुआ, बचपन मेरा गाँव में उड़ा, तो पूरे गाँव के साथ मैं हमेशा से बिल्कुल जुड़ा हूँ। अभी हाल में जो मैं गया था 2 दिन के लिए पिछले सैटरडे संडे को, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने 1980 में एक अस्पताल उनके गांव में बना था, लेकिन कभी चला नहीं, बिल्कुल टूटे फूटे खंडहर के हालत में था जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ पे जो माननीय सांसद है नीरज जी, उनके बेटे और सबकी मदद से
आज वहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट के तौर पे वो चालू हो गया है और काफ़ी बड़ी संख्या 50 बेडेड हॉस्पिटल के तौर पे चालू हुआ और तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी डेवलप हो गई है। तो एक तो वो था जिसमें हमारे जो स्टेट का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके जो डायरेक्टर साहब प्रोफेसर धीमन और वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर संजय सिंह, उनके बीच में एक समझौता हुआ कि किस प्रकार से इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो है एक मंदिर था बहुत साधारण सा, जहाँ पे बहुत लोग जाते थे, कोई सुविधा नहीं थी। अब उसको लेकर के वहाँ पे उसका पुनर्विकास हुआ। वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक कम्युनिटीज़ बनाई गई जिससे कि पब्लिक आए वहाँ पे और उनको ताकि हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। उसका जो है हमारे माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी के द्वारा जो और एक चीज हमारे गांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे उस पे उसका विकास हुआ। एक स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे आज का आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, ऐसे अवसर पे जो भूले बिसरे लोग हैं, हमारे यहाँ मधुबन थाना एक बड़ा क्रांतिकारी हुआ था। 3 दिन के लिए वहाँ के कलेक्टर को थाने के अंदर इन्होंने बंद करके पूरा कब्जा कर रखा था। उन्होंने गोली चला करके 13 लोगों की एक साथ जान चली गई थी। उनके लिए एक शहीद स्मारक, ताकि उनको लोग याद कर सकें, आपस के लोग याद कर सकें। और फिर हर घर नल, हर नल में जल, ये जो कार्यक्रम अभी हमारे उत्तर प्रदेश चला है, करीब 1 करोड़ घरों में नल पहुंच चुका है और इसमें करीब 14,000 गांव संतृप्त हो चुके हैं। मेरा गांव भी संतृप्त हो गया, उसके बारे में भी कार्यक्रम थे। बहुत सारे कार्यक्रम थे जिसके लिए मैं गांव गया था। जी, तो आवाम की आवाज़ में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। मित्रों, आज का एपिसोड ऐसा लगता है बहुत जल्दी समाप्त हो गया। बहुत धन्यवाद देंगे आपको हम मुख्य सचिव महोदय, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। Thank you.